हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ क्विक लर्न में। वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज। यानी यहाँ पे मैं आपको FAQs बताऊंगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताऊंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प करेंगे, आपके वाइवा के लिए बहुत हेल्प करेंगे और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में उसके लिए भी ये बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का, जो मैंने बनाया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू में, कई बार वाइवा में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देखोगे एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को ही पता नहीं होता व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक डेफिनेशन और बेस्ट डेफिनेशन दी हुई है। Electrical engineering is the field of engineering that generally deal with the study and application of electricity, electronics and electromagnetism. Electrical engineering क्या है? Electrical engineering एक फील्ड है इंजीनियरिंग की जिसमें हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। जनरली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है वो डील करती है हाई AC वोल्टेज को, जिसकी रेंज हो सकती है 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक। क्योंकि जो मेजर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। और यूके में जो वोल्टेज यूज किया जाता है, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज हम यूके में यूज करते हैं वो होता है 230 वोल्ट का। ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट 230 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं यूके में और US में ऑपरेट होते हैं 110 वोल्ट्स पे। और जो इंडस्ट्रीज में या पावर स्टेशन में AC सप्लाई वोल्टेज का यूज होता है वो होता है 11 किलो वोल्ट और ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है 400 किलो वोल्ट। तो ये बेस्ट आंसर है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफाइन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं उसको डिफाइन करिए। ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली AC टू AC कन्वर्टर। एक AC को AC में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। बेसिकली 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाते हैं? जो हमारी कमिंग AC सप्लाई को स्टेप अप कर देते हैं यानी बूस्ट अप कर देते हैं। मान लीजिए हमने 220 वोल्ट की इनपुट पावर सप्लाई दी है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर उसको 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कमिंग AC पावर को इंक्रीज करेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर।
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, जो हमारी इनपुट एसी पावर है उसको रिड्यूस कर देते हैं आउटपुट में। यानी मान लीजिए अगर हमने 220 वोल्ट की इनपुट पावर दी है तो हमें आउटपुट में कितनी पावर मिलेगी, 180 वोल्ट की। तो ये स्टेप डाउन ऑपरेशन हो गया। तो transformer is a AC to AC converter. There are two type of transformer, step up transformer और step down transformer. तो हमें जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। अब ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल ट्रांसफॉर्मर या फैंटेसी ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं, जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते। यहाँ पे देखिए वही लिखा है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज अ थ्योरेटिकल और फैंटेसी ट्रांसफॉर्मर इन विच नो लॉसेस हैपन एट ऑल। या हम कह सकते हैं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें इनपुट पावर इक्वल होती है आउटपुट पावर की, उसको हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और उसकी एफिशिएंसी होती है 100%। यानी जितना इनपुट आपने दिया उतनी आपको आउटपुट मिल जाएगा। जबकि जो रियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ लॉसेस होते हैं। तो ये बेस्ट डेफिनेशन है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। ए आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज अ फैंटेसी ट्रांसफॉर्मर, या आप कह सकते हो आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज अ थ्योरेटिकल ट्रांसफॉर्मर या इमेजिनरी ट्रांसफॉर्मर इन विच नो लॉस हैपन एट ऑल। इन अदर वर्ड्स, द ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर ऑफ द transformer. So we can say that the efficiency of ideal transformer is 100%. It is just a theoretical transformer because there must be some losses in real transformer. Real transformer यानी जो practical transformer होते हैं उनमें कुछ ना कुछ losses होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर अगर होगी तो वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा। तो ये डेफिनेशन है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड देयर टाइप्स। ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस और उसके टाइप्स बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें भी जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके वाइवा में भी पूछा जाता है और कई इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड देयर टाइप। ट्रांसफॉर्मर के कई लॉसेस होते हैं। फर्स्ट लॉस है कॉपर लॉस, जिसे हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दूसरा है कोर और आयरन लॉसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर लॉसेस। द लॉसेस अकर ड्यू टू द करेंट फ्लो थ्रू द वाइंडिंग दैट कॉज रेजिस्टिव हीटिंग ऑफ कंडक्टर। ऐसे लॉस जो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉपर लॉसेस, और इनके कारण जो कंडक्टर है उसमें रेजिस्टिव हीटिंग जो है जनरेट होती है। तो द लॉसेस अकर ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू द वाइंडिंग इज कॉल्ड कॉपर लॉसेस दैट कॉज रेजिस्टिव हीटिंग ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट होते हैं कोर और आयरन लॉसेस। ये बेसिकली दो टाइप के लॉसेस होते हैं। पहला होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरे कहलाते हैं एडी करंट लॉसेस। तो पहला देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। ये हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस अकर होते हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल के कारण। मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल क्या कहलाता है, मान लीजिए हमने किसी कोर को पहले मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, तो उसके कारण जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो आप कह सकते हो दीज लॉसेस अकर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर कंज्यूम सम एनर्जी ऑल्सो नोन एज हिस्टैरिसीस लॉसेस। नेक्स्ट होते हैं एडी करंट लॉसेस। These losses due to the current generated inside the core. कोर के अंदर जब करंट जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं, और उसके कारण जो लॉस होते हैं उसको हम कहते हैं एडी करंट लॉस। और इसके कारण कोर में रेजिस्टिव हीटिंग जनरेट होता है। कुछ और भी लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जैसे
लीकेज फ्लक्स लॉस या जिसे हम स्टेयर लॉस भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉसेस और मैकेनिकल लॉस, ये सारे डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रांसफॉर्मर रेटेड इन किलोवोल्ट एम्पियर नॉट इन किलोवाट। क्यों हम ट्रांसफॉर्मर को रेट करते हैं किलोवोल्ट एम्पियर में, हम उसको किलोवाट में रेट क्यों नहीं करते? क्योंकि जब कोई मैन्युफैक्चरर ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करता है तो उसको डिजाइन करने के टाइम में ये नहीं पता होता कि हम किस टाइप का लोड ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करेंगे। ये लोड कुछ भी हो सकते हैं, हमारे रेजिस्टिव लोड भी हो सकते हैं, इंडक्टिव लोड भी हो सकते हैं, कैपेसिटिव लोड भी हो सकते हैं, या फिर मिक्स लोड भी हो सकता है, यानी RLC तीनों का मिक्स लोड भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी साइड में लोड लगे होते हैं उनके पावर फैक्टर डिफरेंट होते हैं और पावर फैक्टर पे ही हमारे आउटपुट पावर डिपेंड करती है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर को रेट करते हैं वोल्टेज और एम्पियर के फॉर्म में। तो यहाँ पे यही लिखा है, पूरा एक बार मैं आपको बताती हूँ। व्हेन मैन्युफैक्चरर डिजाइन ए ट्रांसफॉर्मर दे हैव नो आइडिया which kind of load will be connected to the transformer. The load may be resistive, inductive, capacitive or mixed load. It means there would be different power factor at the secondary side or load side. The output of real power may vary depending on the power factor. Thus, the manufacturer denote it as these transformer can provide X number of amperes and Y amount of voltage. इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बताते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें X नंबर ऑफ एम्पियर्स यानी करंट है और Y अमाउंट ऑफ वोल्टेज दिया है। दिस वे दे गो फॉर वोल्ट एम्पियर एज इन इंस्टेड ऑफ वॉट इन केस ऑफ रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए वो वोल्ट एम्पियर को प्रेफर करते हैं वॉट के कंपैरिजन में जब भी वो ट्रांसफॉर्मर को रेटेड करते हैं। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी एंड व्हाट इज ऑल डे एफिशिएंसी। ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी क्या कहलाती है? तो किसी भी चीज की अगर आपसे एफिशिएंसी फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हमेशा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। इनपुट देने से हमें कितना आउटपुट मिला वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो यही ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी भी कहलाती है। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर, क्योंकि some of the input power is wasted in internal losses of the transformer. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी चीज की, किसी भी मशीन की या किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। कुछ ना कुछ इंटरनल लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट पावर वेस्टेज होता है जब भी हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हमें किसी की एफिशिएंसी निकालनी होती है या हम ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो रेशियो होती है आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और रियल और जो एक्चुअल डिवाइस होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। नेक्स्ट है ऑल डे एफिशिएंसी। अब ये ऑल डे एफिशिएंसी क्या कहलाती है? तो वो एफिशिएंसी कहलाती है कि 24 घंटे में, एक दिन में कितनी इनपुट पावर दी थी और किससे कितनी आउटपुट पावर जनरेट हुई, उसको हम कहते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड इन किलोवाट आवर to the energy input in kilowatt hour of the transformer for 24 hour is called all day efficiency. अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। What is voltage regulation of the transformer and why it is so important? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली एक परसेंटेज चेंज होता है सेकेंडरी वोल्टेज का एट द लोड साइड। लोड साइड में कितना वोल्टेज में चेंज हुआ, सेकेंडरी वोल्टेज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, उसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन।
यहाँ पे देखिए लिखा है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज द परसेंटेज चेंज इन द सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन। यानी जब कोई भी लोड नहीं लगा था तब कितना चेंज हुआ सेकेंडरी वोल्टेज में लोड साइड पे, और जब फुल लोड लगा है तो कितना चेंज हुआ, तो वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। आइडियल केस जो होते हैं उनमें जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है लोड साइड पे वो सेम होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है उस केस में। लेकिन प्रैक्टिकली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 0 नहीं होता, वो वेरी करता है पावर फैक्टर के वेरी करने के साथ। यानी लोड साइड पे पावर फैक्टर के चेंज होने के साथ वोल्टेज रेगुलेशन भी चेंज होता है। और वोल्टेज रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि द वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू प्रोवाइड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज रेगुलेशन हमें ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बताता है। एंड इट इज बेस्ट टू प्रिफर ए ट्रांसफॉर्मर विथ लो वोल्टेज रेगुलेशन। और जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, यानी जितना कम वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। What is the condition for maximum efficiency in transformer? ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या कोई भी इंटरव्यू हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका ट्रांसफॉर्मर वाला सेक्शन जो है वो अच्छा आपसे बनने लगेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ट्रांसफॉर्मर? मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है ट्रांसफॉर्मर में? तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ दी हुई है, जब भी कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉपर लॉस मस्ट बी इक्वल टू द आयरन लॉसेस। जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है तो वो कहलाती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू नो इफ ए सर्किट इज इंडक्टिव और कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव? आप कैसे पता करोगे कि कोई सर्किट इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है या प्योर रेजिस्टिव सर्किट है? तो ये पता करने के लिए हम टोटल इम्पीडेंस जो होता है सर्किट का, उसका यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर्किट किस टाइप का है। यहाँ पे लिखा है द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सर्किट। टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि सर्किट किस टाइप का है। अगर इमेजिनरी पार्ट टोटल इम्पीडेंस का पॉजिटिव है तो सर्किट इंडक्टिव होता है। अगर इमेजिनरी पार्ट इम्पीडेंस का नेगेटिव है तो सर्किट कैपेसिटिव है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, हम कैसे पता करेंगे कि कोई सर्किट इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या प्योर रेजिस्टिव है? तो टोटल इम्पीडेंस से, किसी भी सर्किट के टोटल इम्पीडेंस से हम पता कर सकते हैं कि सर्किट कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है या प्योर रेजिस्टिव है। अगर टोटल इम्पीडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो पॉजिटिव है तो सर्किट इंडक्टिव है। टोटल इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो सर्किट कैपेसिटिव है। और अगर इमेजिनरी पार्ट टोटल इम्पीडेंस का 0 है तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। यहाँ पे यही लिखा है द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सर्किट इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द टोटल इम्पीडेंस इज पॉजिटिव then it is an inductive circuit. If the imaginary part is negative, then it is capacitive circuit. If it is 0, then the circuit is pure resistive. Next question number 9 है, what is unilateral और bilateral circuit? Unilateral और bilateral circuits क्या होते हैं? तो ऐसे सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज करें या सप्लाई वोल्टेज चेंज करें, तो सर्किट की प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं वो यूनिलेटरल सर्किट है। लेकिन
अगर सर्किट की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता हमारे सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को चेंज करने से, तो हम कहते हैं ये बाइलेटरल सर्किट है। फिर से एक बार बताती हूं कि अगर सप्लाई वोल्टेज किसी सर्किट में चेंज करें या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो चेंज करें, तो सर्किट में अगर चेंज हो रहा है तो वो यूनिलेटरल सर्किट है, और अगर सर्किट के प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो बाइलेटरल सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या कहलाते हैं और नॉन लीनियर सर्किट क्या कहलाते हैं। ऐसे सर्किट जिसमें करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप लीनियर होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज और करंट, उनको हम कहते हैं लीनियर सर्किट। या अगर हम वोल्टेज VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएं और वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मान लीजिए हमने किसी सर्किट का VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया, ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये करंट है। तो अगर इनके बीच में इस टाइप का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये हमारे लीनियर सर्किट है। लीनियर सर्किट में जो सर्किट के पैरामीटर होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं विथ वेरिंग करंट और वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज या करंट में कोई भी चेंज कर रहे हैं या इनमें वेरिएशन कर रहे हैं तो हमारे फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कांस्टेंट होते हैं लीनियर सर्किट के केस में। नॉन लीनियर सर्किट क्या होते हैं। ऐसे सर्किट जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती। मान लीजिए इनके बीच में इस टाइप का ग्राफ ना बन के नॉन लीनियर में इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, तो ये नॉन लीनियर सर्किट्स हैं। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है अगर, तो उसको हम कहेंगे वो नॉन लीनियर सर्किट है। नॉन लीनियर सर्किट के केस में जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं सर्किट के, वो चेंज होते हैं वोल्टेज और करंट को चेंज करने के साथ। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। जो लीनियर सर्किट होते हैं उनमें करंट और वोल्टेज के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर इस टाइप से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर सर्किट है। इस टाइप के लीनियर सर्किट में जो सर्किट पैरामीटर्स होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, वो कांस्टेंट रहते हैं करंट और वोल्टेज को वेरी करने के साथ। लेकिन जो नॉन लीनियर सर्किट होते हैं उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, यानी V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और इस केस में जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं किसी भी सर्किट के, वो चेंज होते हैं विथ वेरिंग वोल्टेज और करंट। जब हम वोल्टेज और करंट को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर भी चेंज होते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन लीनियर सर्किट्स। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट FAQ में बताए हैं, यानी ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आपके वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और मुझे किस किस टॉपिक पे FAQs बनाने चाहिए, और ये सीरीज़ मुझे आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। क्या आप लोग इस टाइप के FAQs देखना चाहते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस टाइप के वीडियोस आप और देखना चाहते हो, जिससे मुझे हेल्प होगी डिफरेंट तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।